नमस्ते प्यारे साथियों, आपका स्वागत है इस नए सेशन में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 में आने वाली इस नई वैकेंसी के बारे में मैं रोज़ाना प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं आपको। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी क्वेश्चंस को एक सीक्वेंस में और एक लेवल के अनुसार, पहले इजी इजी फिर थोड़े हार्ड, फिर थोड़े हार्ड, फिर थोड़े हार्ड, इसी प्रकार से मैं सभी क्वेश्चंस को आपको करवाता हुआ चल रहा हूं और आपको समझ में आ भी रहा होगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आपको अगर किसी सवाल में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट के रूप में बताइए। मैं उस सवाल का शॉर्ट्स दोबारा से अच्छे से तरीक़ा से समझा करके उसका शॉर्ट्स अपलोड करा दूंगा चैनल पर। आप उसे बहुत अच्छी तरीक़ा से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी कोई समस्या आ रही हो आपको तो उस समस्या के बारे में बताइए, मैं उस समस्या का समाधान करूँगा। और आपको ये क्लास ऑनलाइन नहीं बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग देगी। जिसकी जहाँ भी समस्या हो बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। तो जैसा कि आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, रोज़ाना आपकी क्लास आपको मिल रही होगी और समस्त सवाल आपके समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल A to Z सीक्वेंस से मैं ये क्लास आपको करा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, आज के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। तो बिना किसी देरी के कराते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि एक ग्राफ का क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ग्राफ बना रखा है। इसके ग्राफ के 1 2 3 4 5 6 पार्ट इसके कर रखे हैं और इसको कुल आय इसकी दे रखी है 42,500 रुपये, जो कि फर्स्ट इसमें डिवाइड की हुई है चिकित्सा के रूप में। चिकित्सा 13% है, भविष्य निधि 12% खर्च करता है भविष्य निधि पर, भोजन पर 25% रुपये खर्च करता है, किराए पर 18% करता है, मनोरंजन पर 9% करता है और बाल शिक्षा पर 23% करता है। बाल शिक्षा और मकान का किराया के बाद उसके पास में शेष राशि क्या है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। बाल शिक्षा कितनी है आपकी 23%। मकान का किराया कितना है आपका 18%। बाल शिक्षा और मकान का किराया दोनों को आप ऐड करोगे, 3 और 8 11 को 1 हासिल लगा, 1 2 1 का 3 1 का 4 यानी 41%। तो 42500 का 41% निकाल लो, जीरो से तो जीरो कट गई। 41 का से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 सीधा ऐसे आ जाएगा। 4 से 4 पंजे 20 की जीरो हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की जीरो हासिल लगा 1, 4 चक 16 1 का 17 यानी 5 2 4 7 1 17,425 रुपये। इतना उसने 17,425 रुपये शिक्षा पर और मकान के किराए पर खर्च किया है। अब वो कह रहा है कि इसके बाद 42500 उसके पास कितनी अमाउंट बची। 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7, 4 में से 4 नहीं जाता तो 0, 12 में से 7 गए तो 5 और 3 में से 1 गया 2। 25,075 रुपये उसके पास में शेष राशि बची। 5 5 10 की जीरो हासिल लगा 1, 7 2 9 10 की जीरो हासिल लगा 1, 4 1 का 5 और 5 और 7 12 2 हासिल लगा 1 2 3 1 का 4। ठीक, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, रीचेक भी हमने कर लिया है। आइए तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। भोजन पर कितने रुपए खर्च करता है, सीधा पूछ रहा है भोजन पर कितने रुपए खर्च करता है, वो खाने पर कितने कितने रुपए खर्च करता है। तो यानी भोजन पे कितना है, भोजन पे 25% है, यानी कि 42,500 का 25% निकलवाने के लिए वो बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। 2 0 0 25 पंजे 125 को पहुँच को हासिल लगे 12, 25 दूनी 50 और 12 62 को 2 हासिल लगे 6, 25 चौका 100 और 6
106, 10,625 रुपये वो भोजन पर खर्च करता है। तो ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन कि भोजन पर वह कितने रुपए खर्च करता है। भोजन का जैसे कि हमने यहाँ देखा तो भोजन पर 25%, भोजन पर 25% वो खर्च कर रहा है। तो ये भोजन का आ गया 10,625 रुपये वो भोजन पर खर्च करता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है केवल भविष्य निधि मनोरंजन, केवल भविष्य निधि और मनोरंजन और चिकित्सा, भविष्य निधि, मनोरंजन और चिकित्सा पर खर्च करके उसके पास शेष कितने रुपए बचते हैं। यानी बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन है जैसा पहला फर्स्ट क्वेश्चन था। अब करवा दूं या छोड़ दूं बताओ? अगर खुद से कर सकते हो तो मैं इसे छोड़ देता हूं आपकी क्लास, मैं अगले सवाल को कंटिन्यू लेता हूं आपकी क्लास का। चलो मैं करवा ही देता हूं। भविष्य निधि कितनी है? 12%, 12%। मनोरंजन कितना है? 9%। और चिकित्सा, चिकित्सा कितना है? 13%। 9, 2 और 9 11 और 3 14, 4 का असल लगो 1, 34%। तो इसमें एक चीज और भी है, आपको यहाँ गुना करनी पड़ती है, वहां गुना करनी पड़ती है। आप ये देखो कि टोटल तो 34% तो वो खर्च कर ही रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है कि शेष कितना बचा। तो शेष कितना बचा? टोटल 34% है, 100 में से अगर घटा देंगे हम इसे 34% को तो ये कितना बचेगा? 66% बचेगा भाई, 66% बचेगा। अब हम 42,500, 42,500 का सीधा ही 66% निकाल दें तो क्या बुराई है? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 425 में 66 की गुना कर दो, 6 पंजे 30 की जीरो हासिल लगे 3, 12 3 15 5 हासिल लगो 1, 24 इक्का 25, 0552 0508 2, 28,050 रुपये। यहाँ भी आप सीधा कर सकते थे, ये 41% है तो इसका 59% आप निकाल सकते थे सीधा, तो आपका यही प्राप्त हो जाता। कैसे प्राप्त हो जाता आइए बताते हैं। जब कन्फ्यूजन मैं देने वाला ही नहीं हूं तो कन्फ्यूजन आप ले ही क्यों रहे हो। 425, 59 की आप मल्टीप्लाई कर दो, 9 पंजे 45 को 5 का हासिल लगे 4, 9 दूनी 18 और 4 22 को 2 हासिल लगा 1, हासिल लगे 2, 4 नाम 36 और 2 38, 55 25 को 5 का हासिल लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12, 5 20 इक्का 21, 5 7 0 5 2, 25 0 75। ठीक है जी, मैच करा दिया। आप इसको सीधा डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, यानी अपना समय आप सेव कर सकते हो, आप अपना समय बिल्कुल सेव कर सकते हो। देखो आपको थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा होगा, देखो बोर्ड पे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है जी, और ये रफ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर एक वर्ष में 20,000 रुपये की राशि यदि क्रमागत अर्धवर्षीय, अर्धवार्षिक संयोजित ब्याज है कोई और वो भी चक्रवर्ती है तो एक वर्ष का ब्याज है। अगर अर्धवार्षिक में कहता है तो इसमें दो बात आपको ध्यान रखनी है। क्या दो बात? पहली बात कि समय अर्धवार्षिक में 2 गुना हो जाएगा, और सेकंड बात समय 2 गुना हो जाएगा, और सेकंड बात जो दर है वो आधी हो जाएगी, आधी होगी। ये हमेशा आप अपने दिमाग में रखेंगे कि समय जो है वो 2 गुना हो जाएगा और दर आधी हो जाएगी। ठीक है जी, अब क्वेश्चन करते हैं। अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवर्ती ब्याज दर, समय 1 वर्ष बता रहा हूं, हम पहले लिखते हैं समय बराबर 2 वर्ष। ठीक है, 20,000 रुपये की राशि है, ले लो 20,000 रुपये।
20,000 रुपये की राशि है। यदि क्रमागत अर्धवर्षीय क्रमागत यानी अर्धवार्षिक ब्याज कह रहे हो तो अर्धवर्षीय ही रेशो देगा वो। तो क्रम से 4% है और 8% है। हमें पता है दर आधी होगी तो एक दर हमारी 4% है तो ये 2% हो जाएगी। एक दर हमारी 8% है तो ये 4% हो जाएगी। 2% का मतलब कितना होता है 1/50 यानी कि, और 4% का मतलब होता है 1/25। कोई बात नहीं, चक्रवर्ती ब्याज है तो 50 का 51 हो जाएगा और 1/25 है तो इसका चक्रवर्ती ब्याज है तो 26/25 हो जाएगा। 50 से 200 कट जाएगा 4 बार तो ये 400 आ गया और 25 400 से कट जाएगा 16 बार। 16 गुना 51 गुना 26। अब देखिए यहाँ कैलकुलेशन आ गई और कैलकुलेशन में एज इट इज इसके ऑप्शंस ऐसे के ऐसे ही उतार करके लाया हूँ। क्यों लाया हूँ, मैंने किसी क्वेश्चन के ऊपर आंसर ऑप्शंस नहीं दिए थे। क्यों नहीं दिए थे, क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा ऑप्शंस का उसमें यूज नहीं था, लेकिन इसमें ऑप्शंस का यूज था। बच्चा यहाँ कैलकुलेशन से बच जाएगा, सिर्फ ये यूज था। मैं आपको वो चीज़ सोचने सिखा रहा हूँ कि आपको अगर इस प्रकार का दी हुई हो तो आप कैलकुलेशन से बच सकते हो, वरना 16 की गुना 51 में करोगे और फिर जो प्राप्त होगा उसकी गुना 26 में करोगे। अब जैसे कैसे कैलकुलेशन में कैसे बचेगा, हम इकाई का अंक देखेंगे। 6 एकम 6, 6 में 6 की गुना करेंगे तो 36, यानी कि हमारा जो इकाई का अंक होगा उसमें उसमें 6 होगा। तो 6 सिर्फ एक में ही है और यही हमारा उत्तर है, हमें कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मैं इसके मैंने ऑप्शंस एज इट इज उठाए और फिर मैं इनको सॉल्व कराने लगा, क्योंकि जैसे मैंने जब क्वेश्चन देखा था तो मैं क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही मुझे ये अंदाजा हो गया था कि इसका आंसर ये होगा। तो इसलिए मैंने ऑप्शंस निकाल लिए, अदरवाइज मैंने किसी क्वेश्चंस के आज ऑप्शंस नहीं लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 4620 की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में, यानी कि ये कह रहा है कि 4620 रुपए की कोई राशि है, उसको 2 बराबर मतलब किस्त जा रही है 2, वो भी बराबर जा रही है। मान लो हमने किसी से 10 रुपए लिए और हम उनको बराबर किस्तों में देना चाहते हैं, 2 बराबर किस्तों में, यानी एक 5 देंगे दूसरी 5 देंगे। ब्याज तो अलग की बात है, अभी ब्याज के बारे में कहेगा तो फिर ब्याज उतना ही बढ़ा के दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आगे बढ़ते हैं, वापस भुगतान की जाती है यदि ब्याज की दर, आ गया ना ब्याज की दर, वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाली 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त रुपए में कितनी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 4620 रुपये की कोई राशि है, 10% वार्षिक दर, दर बराबर कितनी है, दर बराबर है 10%। 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं या नहीं। और 2 बराबर किस्तों में, पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ होगी, दूसरी यहाँ होगी। पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ होगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट यहाँ होगी। 10 से 11 दी जा रही है, इंस्टॉलमेंट है, चक्रवर्ती ब्याज है, वर्ग हो जाएगा, 10 का 100 हो जाएगा 100, 11 का वर्ग 121 हो जाएगा। ये दो इनकी किस्तें होगी। जब इनकी किस्तें हो गई, अब इसमें क्या बात ध्यान रखनी है हमें, क्वेश्चन पर आइए, वो क्या यहाँ कह रहा है 2 बराबर वार्षिक किस्तों में। तो क्या किस्त दोनों बराबर हैं, एक 11 दे रहा है, एक 121 दे रहा है, तो हम दोनों किस्तों को बराबर बना लेते हैं। आइए बनाते हैं। बराबर बनाने के लिए ऊपर 11 की गुना करेंगे तो इधर भी 11 से गुना करेंगे। ये कितना हो गया 110, ये कितना है 100, दोनों को जोड़ के कितना हो गया 210। 210 क्या आ गया हमारा मूलधन। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, ध्यान देने वाली चीज़ है, जब भी हम किस्तों वाला कोई क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें मूलधन ना दे के लोन दे रखा हो, तो लोन का मतलब भी मूलधन ही होता है। कभी आप लोन को देख करके कंफ्यूज हो जाओ कि सर जी उसमें तो लोन था, हमें तो मूलधन मिला नहीं और हमने क्वेश्चन स्किप कर दिया। तो स्किप करने वाली इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल कितना आ गया
210 आ गया। 210 210 की हमारे हिसाब से जो मूलधन है वो 210 आ गया। इसने कितने दी हुई है? 4620 रुपये दी हुई है। 4620 रुपये राशि दी हुई है। 210 से काटेंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगी। 21 से 21 दूनी 42, 4 बचे 21 दूनी 42, यानी कि एक यूनिट की मान 22 आ गया। हमें किस्त का मान निकालना है। किस्त कितनी है? तो किस्त कितनी है? 121। एक यूनिट का मान 22 है, तो 22 से इसकी गुना कर देंगे। 2 4 2 2 4 2 2 6 6 2 2662 रुपये की एक किस्त होगी, और जो बराबर 2 किस्तों में वो चुकानी पड़ेगी। तो ये 2662 रुपये उसको पे करने होंगे पर किस्त में। किस्त की राशि पूछी है उसने रुपयों में, तो हमने रुपयों में ही निकाल दी 2662 रुपये। किसी को कोई समझ में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कोई दिक्कत? दर 10% थी। 10% की सही भिन्न में इसका मान 1/10 आ गया। 10 से 11 और इनका वर्ग कर लेते हैं सेकंड किस्त। 100 से 121। जब 121 दो बराबर किस्तों में है तो इनको बराबर किस्तों में बना लेते हैं। तो 121 है, ऊपर 11 से गुना, तो इधर भी 11 से गुना, और ये 210 हो गया, वो 121 हो गया। 210 का मान दे रखा है हमें 4620 रुपये, और 4620 रुपये 210 से इसे काटेंगे तो एक यूनिट की मान आ जाएगा 22। तो 121 यूनिट में 22 की गुना कर देंगे तो वो 2662 रुपये प्राप्त हो जाएगा हमें। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? देखो, जब तक आप कोई दृढ़ निश्चय लोगे नहीं, जब तक आप सफलता को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपने किसी चीज के बारे में सोचा है, मान लो आपने आज फॉर्म भर दिए यूपी पुलिस के, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे क्या आप लग सकते हो? तुक्का भी आपको नहीं लगवा बचा पाएंगे, क्योंकि तुक्का एक या दो क्वेश्चन में नहीं लगाने हैं कि एक क्वेश्चन का एग्ज़ाम है। अगर हमारा तुक्का सही फिट हुआ तो हम पास, और हमारा नहीं हुआ तो हम फेल। बाबू यहाँ 150 प्रश्न है, और 150 प्रश्नों का मतलब आप समझ रहे हो कि आपको मेहनत भी इसी प्रकार से करनी होगी। कुछ नहीं है, मैथ का जिम्मा मैं ले रहा हूँ, स्टैटिक जीएस मैं करवाऊँगा आपको, उसकी भी वीडियो आपको बराबर मात्रा में मिलती रहेंगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दृढ़ संकल्प बना लो, किसी लाइब्रेरी में बैठ जाओ जा कर के, और क्लास डेली की क्लास डेली ख़त्म करो। जैसे ही आपके रिवीजन हो जाएगा, आपके तो 3 ही क्लास होंगी, कल इसका रिवीजन नहीं होगा, कल आपकी स्टैटिक जीएस की क्लास डलेगी। और मुझे एक समस्या आ रही है, बच्चे इस चीज़ को पूछते हैं जी 10% बराबर 1/10 कैसे कर दिया, यहाँ 2% बराबर 1/50 कैसे कर दिया, यहाँ 4% बराबर 1/25 कैसे कर दिया। आपको इस चीज़ की समस्या का समाधान मैं संडे में एक क्लास लेकर के आ रहा हूँ, जिसपे प्रतिशत की आपको सही भिन्न और इनकी फ्रैक्शंस पे जो काम करना है वो कैसे सीखना है, क्या करना है, तो उसकी क्लास में आपको संडे में लगवा दूंगा। आप संडे में उस क्लास को करना, बहुत अच्छे से क्लास करना। आपको परसेंटेज में फ्रैक्शंस की कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार से कैसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि भाई फ्रैक्शंस में आपको कोई दिक्कत होगी। तो आपको फ्रैक्शंस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं परसेंटेज की आपको क्लास लगवा दूंगा। और मेरा मन ये कर रहा है कि 15 क्वेश्चन तो ये होंगे, मैं आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और ब्याज, मैं आपको रोजाना 5-5 क्वेश्चन करके आपका 2 सप्ताह में या 3 सप्ताह में ये 4 चैप्टर में, बड़े बड़े और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि पेपर में मैं क्वेश्चंस निकालता हूँ आपके, तो मैंने देखा है हर पेपर में परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, ब्याज हो, उसके 2 से 3 क्वेश्चन रखे ही मिल रहे हैं मुझे। तो मेरा मन कर रहा है मैं आपको 5-5 6-6 क्वेश्चन करके ये चैप्टर्स ख़त्म करवाऊँ आपको, और कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगानी पड़ेंगी तो मैं आपके लिए लगाने के लिए तैयार हूँ। आप सिर्फ तैयारी कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट पर ध्यान दीजिए। जहाँ से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है मुझे बताइए, मैं उस चीज़ के बारे में विस्तार से बताऊंगा। कन्फ्यूज़न कहीं से कुछ नहीं छोड़ूंगा। प्रैक्टिस सेट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन चैप्टर के बारे में अगर कोई नॉलेज चाहिए आपको तो वो देने के लिए मैं यहाँ तैयार हूँ, आपको वो नॉलेज दी जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 क्या कह रहा है, 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में देय रुपये 17,000 हैं, तो मूलधन ज्ञात करो। देय रुपये, इसको पकड़ो आप। देय रुपये का मतलब है ये मिश्र धन है, यानी इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, तो ये मिश्र धन है। मिश्र धन को हम ए से डिनोट करेंगे। अगर हमें ए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, ए होता क्या है पहले वो बताओ। मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट, यही तो होता है ए। मिश्र धन यही तो होता है कि मूलधन है और सिंपल इंटरेस्ट है। मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट, कोई बात नहीं। मूलधन पी ऐसे रखो, सिंपल इंटरेस्ट को किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं हम, वही फॉर्मूला लगा दो, पी गुना आर गुना टी अपॉन 100। टी कितना है यहाँ पर, 3। आर कितनी है यहाँ पर, 12। पी हमें ज्ञात ही करना है, बटे 100 प्लस के पी, ठीक है। और इसका मान दे रखा है हमें 17,000। इतना कुछ करके हमें 17,000 रुपये प्राप्त हो गए, ठीक है। 12 तिया 36, इसको हम 36 लिख सकते हैं यहाँ पर। देखो इसको हम 36 लिख सकते हैं, मैं यहीं लिख देता हूँ आपको। ये 36 हो गया, 36 पी, ये 36 पी हो गया, ठीक है। 100 की इसमें गुना करेंगे, 100 पी प्लस 36, 136 पी, तो ये हो जाएगा 136 पी अपॉन 100 बराबर 17,000। ये आपको अब दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे, मैं इसे इधर कर रहा हूँ। अब 17,000 को गुणा 100 से कर दो, बराबर ही में 136 पी रह जाएगा। पी बराबर 17,000 गुणा 100 बटे 136, और हम 136 से अब इसको काटने जाएंगे तो ये कट जाएगा आपका 125 बार, ठीक है जी। तो मूलधन आ जाएगा 100 की इसमें गुना हो जाएगी 12,500, ये आपका मूलधन प्राप्त हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो इस सवाल को देखते हैं। 24 संख्याओं का औसत 25 है, तो 24 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 25 है। यदि पहली 15 संख्याओं का औसत 20 है, यदि पहली 15 संख्याओं का औसत कितना है, 20, और अंतिम 8 संख्याओं का, लास्ट 8 संख्याओं का औसत 35 है, तो 16वीं संख्या ज्ञात करो। 16th ये हमें ज्ञात करनी है। 24 संख्याओं का औसत दे रखा है हमें 25 है, पहली 15 का औसत बता रखा है हमें 20 है, लास्ट 8 संख्याओं का औसत बता रखा है हमें 35 है। 16वीं संख्या में ज्ञात करने के लिए 15 और 8 23 का 24, 24 संख्याओं का औसत हमें 25 दे रखा है। तो पहली 15 संख्याओं का औसत कितना है, 20। कितना कम हो गया, 5 कम हो गया, 15 से गुना कर दो माइनस के 75, ठीक है। लास्ट 8 संख्याओं का औसत कितना, 35, कितना ज्यादा हो गया, 10, कितने पे हो गया, 8 पे, तो कितना हो गया, 80। दोनों को आपस में जोड़ दो तो कितना होगा, +5 +5। तो 16वीं संख्या जो होगी वो इसमें से, अगर ये प्लस है तो माइनस कर दो, और ये माइनस है तो प्लस कर दो। तो +5 है तो माइनस के 5 कर दो, 20। ये हमारी 16 संख्या निकल कर आ चुकी है।
ये हमारी 16वीं संख्या निकल कर आ चुकी है। ठीक है जी। एक आयत की लंबाई, एक आयत है, इस सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं कुछ भाई? 24 संख्याओं का औसत 25 दे रखा है, 15 संख्याओं का औसत 20 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है। तो 20 कितना कम है 25 से? 5 कम है। कितने इन पे कम है? 15 संख्याओं पे कम है। गुना कर दो, कितनी कम है टोटल? 75 वैल्यू कम है टोटल। कितनी कम होगी? 75। एक आदमी को 5-5 रुपए में कम दूं तो 15 आदमियों को मैं 5-5 रुपए कम देता हूँ, तो मैं अपने पास में कितने बचा लूंगा? 75 रुपए बचा लूंगा ना। वही ये कह रहा है। अब ये कह रहा है कि 8 की 35 है, तो इसे कितने फालतू मिल गई? एक आदमी को 10 रुपए फालतू मिल रहे हैं, तो 10-10 रुपए के हिसाब से मैं 10-10 रुपए किसी को फालतू दे रहा हूँ, 8 बंदों को फालतू दे दूंगा, तो 80 रुपए पहुंच जाएंगे। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ दो, प्लस के 5 आ गया। अगर प्लस के आता है यहाँ पर तो इसमें से माइनस हो जाएगा, और माइनस के आते हैं तो इसमें से जुड़ जाएगा, तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 16वीं संख्या हमारी 20 हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। एक आयत की लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात करो। आपको याद होगा मैंने कल आपको फॉर्मूले लिखवाए थे। आयत का क्षेत्रफल A बराबर L इंटू बी, परिमाप P बराबर 2L प्लस के बी, विकर्ण बराबर अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे, परिमाप है, सीधा सीधा फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। मैं आपका 2D का एक क्वेश्चन रोजाना यहाँ रखूंगा। आयत के आज तीनों सवाल हो गए हैं, क्षेत्रफल भी हो गया, कल विकर्ण करवाया था, आज परिमाप हो गया। तीनों प्रैक्टिस सेट में आयत के तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। कल से हम वर्ग के फॉर्मूला बेस्ड सभी सवाल लेंगे। वर्ग के बाद त्रिभुज, त्रिभुज के बाद में गोला, गोला के बाद में समचतुर्भुज। तो इसी प्रकार हम सभी सवालों को यहाँ करने वाले हैं बहुत अच्छी प्रकार से। आइए करते हैं। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 10 मीटर दे रखी है। ठीक है जी। लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई 8 मीटर दे रखी है। फॉर्मूला लगा दो परिमाप का, परिमाप P बराबर 2L प्लस के B। दो ऐसा ही उतार लो। L कितनी है? 8, B कितनी है? 10। ठीक है जी। कीजिएगा, 2 गुना 10 और 8 18, 2 की और 18 में गुना करेंगे तो 36। ये इसका परिमाप आ गया, ये इसका परिमाप आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। 115, 110 और 55, इसका HCF निकालना है। देखो सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, HCF निकालने के सीधा सीधा सा निपटाते हैं। 5 6 7, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 से सूदा कटेगा, 23 एकम 23। इसको 5 से काट लो, 5 दूनी 10, एक बचा 5 दूनी 10, ये 2 से कट जाएगा 11 बार, और 11 से कटेगा 1 बार। ये 5 से कटेगा 11 बार, 11 से कटेगा 1 बार। अगर यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू होती जो 11 से और कट रही होती, तो इसका HCF 5 तीनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, तो 11 भी आ जाता। अब इसका HCF क्या बनेगा? 5। ठीक है जी। इसका HCF क्या बनेगा? 5। LCM में सीधा सीधा सा सबको एक साथ ले लो। ठीक है जी, सबको एक साथ ले लो। 2 से काट दो, 2 छिक्के 12, 36 को काट दो 18 बार, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 नौ 18, 12 तिया 36, सॉरी 18 दूनी 36, 12 दूनी 24, 2 से फिर काटो 3 9, 2 नौ 18, 2 छिक्के 12, 2 से फिर काटो 3 9 9 3, 3 से काटो 1 3
3 1, 3 से फिर काटो 1 1 1, जब तक काटो जब तक नीचे सभी एक एक ना बच जाए। अब ये क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 16 निम्मा 144, 16 निम्मा कितना हो गया 144। तो 144 इसका एलसीएम प्राप्त हो गया। गुणनखंड विधि सबसे आसान सबसे बेहतरीन देखी भाड़ी विधि है ये। तो ये देखते हैं इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, 135 135 171 और 192 इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो इनके गुणनखंड निकाल लो। 135 के निकाल लो, यहाँ 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 3 से निकाल लो, 15 तिया 45, 3 से निकाल लो, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, इसको यहाँ 3 से निकाल लो, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 से निकाल लो, 3 एकम 3, 3 नौ 27 और 19 एकम 19, इसको यहाँ 2 से निकाल लो, 2 नौ 18, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दून 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3, 3 एकम 3। अच्छा, एचसीएफ कौन सा पद होता है जो तीनों में कॉमन हो? तीनों में मुझे कॉमन एक ही चीज दिख रही है, वो 3, और वो भी एक। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है। तो एचसीएफ हमारा यही होगा, क्योंकि 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 इसमें भी नहीं है, अगर 2 होता, 3 दूसरा रिपीटेड इसमें नहीं है जो तीसरा और 3 होता, तो सिर्फ एचसीएफ इसका 3 होगा। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसीलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। तुम्हें किस्तों के उस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कुछ परेशानी हुई होगी, तो ये क्वेश्चन उस परेशानी को दूर कर देगा आपको। क्या क्वेश्चन है, एक बिल्डर 2500 रुपये उधार लेता है जिसे 2 समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्ष के अंत तक 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज के साथ वापस भुगतान किया जाना है, तो किस्त क्या होगी? आइए करते हैं। दर कितनी है? 4%, इसको 1/25 बोलेंगे। वही किस्त, पहली किस्त, दूसरी किस्त, 1/25 यानी कि 25 की चीज़ 26 में, और यहाँ इनका वर्ग हो जाएगा। तो 25 का 625 और 26 का वर्ग 26 का वर्ग निकाल लो, 6 चंग 36 को 6 का 676 बैठेगा शायद, 6 चंग 36 6 का, हाथ लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 2 छिक्के 12 को 2 का हासिल लगाओ, तो 4 1 का 5, 6 7 6, 676 676 676 इनका वर्ग आ गया। ये अब ये क्या कह रहा है, 2 समान वार्षिक किस्तों में, 2 समान वार्षिक किस्तों में समान बना लो, 26 की गुना यहाँ कर दो, 26 की गुना यहाँ कर दो, 25 छिक्का 150 की 0 हासिल लगे 15, 25 दूनी 50 और 15 65, 650 ये आ गया, 625 ये आ गया, तो ये कितना हो गया 1275 हो गया। अब 1275 की वैल्यू 5 7 अच्छा 1275 की वैल्यू हमारे हिसाब से ये हमारा मूलधन है, इसके हिसाब से इसमें 2550 है। 2550 एक यूनिट की मान निकल जाएगा 2, 1 यूनिट बराबर 2, तो 676 गुना 2 बराबर 2, उसका सिर्फ 1352 पर किस्त होगी। एक किस्त की वैल्यू कितनी आ गई? 1352 रुपये।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाइन्थ क्या कह रहा है, 2 वर्ष में ब्याज के 3% पर अगर 10,000 के लिए चक्रवर्ती ब्याज और राशि ज्ञात करो। यानी 10,000 रुपये पे 2 वर्ष में 3%, 3% क्या 3%, सीधा सीधा सा निकाल दो। 10,000 3% को हम 3/100 लिखेंगे। 100 103 हो गया, गुना 103 हो गया। 100 से 100 10,000, 10,000 से 10,000 कट गया। 103 और 103 की गुणा कर लो। 3 3 9, 0 3, 0 से 0, 3 0 1, तो ये 9 0 6 0 1, ये इतना आ गया 10,609। अब ये क्या पूछ रहा है हमसे, चक्रवर्ती ब्याज कितना है। चक्रवर्ती ब्याज कितना है, तो 609 रुपये। 609 रुपये तो ब्याज हो गया। और चक्रवर्ती राशि कितनी है, चक्रवर्ती राशि, चक्रवर्ती ब्याज, जो ब्याज केवल ब्याज जो है वो इतना है, और चक्रवर्ती जो मिश्र धन है वो इतना है। चक्रवर्ती चक्रवृद्धि जितनी भी धन है या राशि है वो हमारी ये है। ठीक है जी। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल था। आसान तो यूपी पुलिस में सभी क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ एक कंटिन्यूसता रखनी है जिस पर आपकी उनकी फोकस बना रहे, आपको करने में कोई समस्या ही ना आए। क्योंकि जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर कराता है तो हमें ऐसे लगते हैं अरे कितने आसान सवाल है, और वही सवाल जब हमें पेपर में दिखाई देते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है अरे ये क्या हो गया, क्योंकि वहाँ टीचर बता रहा है, आपको सोचने की ही जरूरत नहीं है, टीचर बता रहा है आगे क्या होना है, साथ के साथ टीचर ने बता दिया, तो आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो अपने दिमाग से। तो इसीलिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। आप यही सोचने लगें, आप यही सोचना स्टार्ट कर दोगे तो पेपर में आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक 335 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। यानी खंबे की तो कोई दूरी है ही नहीं, रेलगाड़ी खुद अपनी दूरी ही या खुद अपनी दूरी की लंबाई के बराबर ही चलेगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, फॉर्मूला लगा दो, उत्तर आ गया। सीधा सीधा सा है। चाल बराबर, क्वेश्चन नंबर 10 है ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, सॉरी 7 क्वेश्चन ये नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, और ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, 7 8, ये 9, और ये क्वेश्चन नंबर 10। 335 मीटर लंबी रेलगाड़ी, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 335 मीटर, समय कितना है 18 सेकंड ले रही है, समय कितना है 18 सेकंड ले रही है। ठीक जी, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। ओके जी, कोई बात नहीं, बना लो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में। 18 से 18 कट गया, 5 से इसे काट दो, 5 छंग 30, 3 बचे, 5 सत्ते 35, तो 67 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 105 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और 175 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान ही दिशा में चल रही है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था, और इस क्वेश्चन में आपने एक चीज़ देखी होगी, समान दिशा में जा रही है तो दोनों का अंतर, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 6। स्पीड कितनी होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 105 ये है और 175 ये है, हम इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी आ गई 280 आ गई। 280 आ गई क्या लंबाई, तो पहली रेलगाड़ी से पार करने में कितना समय लेगी, समय पूछो, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में ज्ञात करवा रहा तो कोई बात नहीं, 5/18 हो गया मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि हमें किलोमीटर प्रति घंटा कोई बदलना था, बाकी वो तो मीटर में दे ही रखा है, कोई बात नहीं।
6 तिया 18, 5 से 280 काट दो, 55 25, 3 बचे, 5 छंग 30, 56 तिया, 3 छिंग 18 को 8 कहाँ से लगो 1, 5 तिया 15, 1 का 16, 168 सेकंड, 168 सेकंड, या इसे 2 मिनट 48 सेकंड भी लिख सकते हैं हम। 2 मिनट 48 सेकंड है, अगर मिनट में भी कुछ ऑप्शन में दे रखा है तो 2 मिनट 48 सेकंड लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आइए देखते हैं। 18 बच्चों की औसत आयु 27 साल है, यानी एक समूह है या एक ग्रुप है या एक क्लास है, उसमें 18 बच्चे बैठे हुए हैं और उनकी जो औसत आयु है वो 27 साल है। लिखो यहाँ 18 चिल्ड्रंस, इनकी औसत जो साल है वो 27 ईयर है। ठीक है जी। एक बच्चा चला जाता है, किसी कारणवश एक की बच्चे की मम्मी आ जाती है और वो अपने बच्चे को ले जाती है, चल यहाँ नहीं खेलेगा तू। होता है या नहीं होता है? एक बच्चा चला गया, अब चला गया तो कितने बचे? 17 बच्चे 17 चाइल्ड बचे, तो औसत 28 साल हो जाता है, तो औसत 28 वर्ष हो जाता है। ठीक जी। तो जाने वाले बच्चे की उम्र ज्ञात करो। जो बच्चा चला गया, जो बच्चा चला गया उस बच्चे की उम्र, उस बच्चे की उम्र ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। उस बच्चे की उम्र ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सीधा सीधा सा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितने की वृद्धि हुई? एक की, कितने इन पे हुई? 17 इन पे, 17 एकम 17, तो 17 को 27 से घटा दो, कितना बचा? 10। इस बच्चे की उम्र 10 साल थी, इस बच्चे की उम्र 10 साल थी। ठीक है जी। कोई और समस्या हो तो बताइए, अदरवाइज क्लास को हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई समस्या किसी भी प्रकार की, कोई दुविधा किसी क्वेश्चन में हो तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। देखो, आप की लाइक और आपके सब्सक्राइब मेरी ताकत बनेंगे, जिससे मैं आपकी क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से मैं आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे उससे हौसला मिलता रहेगा, मुझे लगेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और आपकी सफलता में मेरा अपना एक भागीदार, अपना एक अलग रोल निकल के आए। मैं उस चीज़ की कामना कर रहा हूँ, मैं अपनी पूरी मेहनत झोंक रहा हूँ कि आपको मैं टाइम टू टाइम पे बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस निकाल के देता रहूं, ताकि आप सफलता की राहों पर चलें और सफलता प्राप्त करें। तो आज के लिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।